एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ अगर आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का एंट्रेंस देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं बायोलॉजी के 30 एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से बनाए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से मैंने यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ए सेल एट G1 फेज हैज़ 2 अमाउंट ऑफ DNA, 2C amount of DNA. What will be the DNA content and chromosome number at the end of the S phase and G2 phase respectively, and if the initial chromosome number was 2N। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे जब हमारा एस फेज़ आ जाता है, एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी बोलते हैं। तो एस फेज़ में हमारा जो एक क्रोमोसोम कंटेंट हो जाता है ये 2C से 4C हो जाता है। ठीक, 2C से 4C हो जाता है और यही कंटेंट हमारा 2C से 4C हमारा G2 फेज़ में भी रह जाता है। ये 4C हमारा G2 फेज़ में भी रह जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो क्रोमोसोम नंबर दोनों में सेम रहेगा, तो पहले भी क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहेगा, उसके बाद भी 2N ही रहेगा। तो क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट चीज़ होती है और क्रोमोसोम अमाउंट डिफरेंट चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, क्रोमोसोम या DNA कंटेंट जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे 4C हो जाएगा जिन दोनों फेज़ में, एस फेज़ और G2 फेज़ में। लेकिन क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2N ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाकर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 सीड्स इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो उसका आंसर यहाँ पे 250 बताया गया है। यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ 200 सीड्स रिक्वायर 200 मेल गैमेट्स एंड 200 फीमेल गैमेट्स। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमें 200 मेल गैमेट्स अगर हमें चाहिए, अगर हमें 200 मेल गैमेट चाहिए तो हमारे पास जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है हमारे पास, माइक्रोस्पोर जो हमारे पास होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हमारे पास होती है उससे हमें 4 स्पोर्स मिलते हैं एक से। ठीक है, तो एक से हमारे पास यहाँ पे 4 स्पोर्स मिलते हैं। तो अगर हमें 200 मेल गैमेट्स चाहिए यहाँ पे, अगर हमें 1 से 4 मिलते हैं तो हमें कितने मेल गैमेट टोटल चाहिए होंगे यहाँ पे 50, क्योंकि 50 × 4 हो गया हमारा 200। ठीक है, अगर हमें 1 से 4 मिलते हैं तो 50 से हमें 200 मेल गैमेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे 200 फीमेल गैमेट्स भी चाहिए होंगे। 200 फीमेल गैमेट्स हमें किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि एक मेगा सुपर मदर सेल जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास एक मेगा सुपर मदर सेल जो होती है वो हमारे पास एक एग देती है, एक एग। तो हमें 200 मेगा सुपर मदर सेल्स होनी चाहिए, तभी हमें 200 फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास 200 फीमेल गैमेट्स आ गई, प्लस हमारे पास 50 कौन से होनी चाहिए, 50 माइक्रो सुपर मदर सेल्स। तो हो गया हमारे पास 250। ओके, उसके बाद हम आगे जाके बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इन ए DNA मॉलिक्यूल इफ साइटोसिन इज 18%, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शरगाफिस रूल में बताया गया है हमारे पास, शरगाफिस रूल में हमें बताया गया है कि जो एडेनिन और थाइमिन होता है वो हमारे पास यहाँ पे 36% होता है। 36% तो 36%, यानी एडेनिन भी 36% होगा तो और थाइमिन भी 36% होगा। और जो है हमारे पास साइटोसिन और गवानिन होता है, साइटोसिन और गवानिन वो यहाँ पे 18:18 रेशो में होता है, यानी ये भी 18% होगा, ये भी दूसरा भी 18% हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको पता आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर साइटोसिन हमारे पास 18% है तो एडेनिन कितना होगा, 32%। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस में कौन सा पार्ट है जो सोडियम क्लोराइड की लो कंसंट्रेशन लेवल महसूस करता है। ठीक है, उसमें हमारा आएगा मैक्यूला डेंसा। ठीक है, मैक्यूला डेंसा सेल जो होती हैं वही डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में कीमो रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं और वो लो सोडियम लेवल्स डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली बोला गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, तो उसमें नेफ्रॉन आ जाएगी, ये सबको ही पता है। उसके बाद बात करते हैं विच विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे विटामिन के सबको याद रखना है। विटामिन के से क्या होता है, ये को फैक्टर होता है जिससे हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस हो जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे विटामिन के इज़ द एसेंशियल विटामिन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ये हाइपोथैलेमस होता है, ये सबको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये सबको ही पता होता है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म इसका आंसर है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो एंडोस्पर्म बनाता है, पॉलीन्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे कहा गया है, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पे आसान है क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, ये फीमेल डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक फीमेल डिसऑर्डर, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यहाँ पे जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मिसिंग है, एक 45 हो गए और यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते हैं एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा इज सिल्वर अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच हार्मोन ट्रिगर्स द एलेज सर्ज जस्ट बिफोर एवोल्यूशन, तो ये आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वाले में पढ़ा होगा 12th के बायोलॉजी में जो है, तो यहाँ पे उसका आंसर एस्ट्रोजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, तो इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर गिलू रेफोर्स्ट, तो मॉलिक्यूलर गिलू क्या होता है, जहाँ पे दो स्ट्रैंड्स जब जोड़े जाते हैं तो वो किस एंजाइम से जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उसका नाम है डीएनए लाइगेज, ठीक, डीएनए लाइगेज। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए लाइगेज जो है वो हमारा एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स होगी तो हम उस पर काट कैसे लगाते हैं, किस एंजाइम की वजह से काट उस पर लगाते हैं, तो उसका नाम है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये बात आप याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से यहाँ पे हम डीएनए पे काट लगाते हैं, ठीक। उसके बाद आगे जाके बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी सजेस्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, तो उसका आंसर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, ये आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे यहाँ पे, तो विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर बाय सिंपल सुपायरोमीटर, सुपायरोमीटर से क्या होता है, तो जो हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है वो हम मेजर करते हैं, जैसे टाइटल वॉल्यूम हो गया और बाकी सारे वॉल्यूम्स हो गए, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो हम मेजर नहीं कर पाते हैं, इससे रेसिडुअल वॉल्यूम इससे मेजर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम सुपायरोमीटर का यूज़ करते हैं, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है ये हमारे लंग्स का वो पार्ट होता है, वो वॉल्यूम होता है एयर का, जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी बाहर नहीं आता है, तो ये हमारे लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा से रह जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और ट्रिक है, मतलब अगर आपका पूछा जाएगा कि रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, तो अगर आप आर देखोगे यहाँ पे, आर को अगर हम 20 से कट करेंगे तो ये 1-2 दिख जाएगा आपको, तो 1200 ml यहाँ पे आपका इसका ट्रिक हो जाएगा याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाकर बात करते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो उसका ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, तो द एंजाइम नाइट्रोजनेस इज हाईली सेंसिटिव टू, यहाँ पे क्या कहा गया है कि नाइट्रोजनेस जो एंजाइम होता है, तो जब इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी होती है तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होनी चाहिए, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा वो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगी यहाँ पे, तो इसके लिए जो हाईली सेंसिटिव होता है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द ह्यूमन प्लासेंटा, ये तो सबको ही पता होता है कि IgG बॉडी जो होती है एंटीबॉडी, वो हमें ये प्लासेंटा से मिलता है बेबी को, तो यहाँ पे IgG हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोटल नेक इफेक्ट इन एवोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ, ये आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा बोटल नेक इफेक्ट, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसका आंसर। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, इट ऑकर्स इन अ पॉपुलेशन साइज इज रिड्यूस्ड फॉर एटलीस्ट 1 जनरेशन सिग्निफिकेंटली आल्टरिंग एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द चांस, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम एक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे, तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, तो एक्शन पोटेंशियल ये बहुत ही आसान है, क्योंकि बाहर जब हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम 3 होते हैं यहाँ पे बाहर, और ये जो सोडियम है ये अंदर आ जाता है न्यूरॉन में थ्रू सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के ज़रिए, ठीक है। तो जब ये यहाँ से अंदर आ जाता है तो डीपोलराइजेशन हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन जनरेटेड ड्यू टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन्स, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, तो विच इकोलॉजिकल पायरामिड्स ऑलवेज ऑपरेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इकोलॉजी में है, इसका आंसर हो जाएगा पायरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पायरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, यहाँ पे पायरामिड ऑफ एनर्जी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे
द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप 12th के पहले ही चैप्टर में पढ़ोगे। और यहाँ पे लिखा है कि फिलिफॉर्म एपरेटस का यूज़ क्या होता है सैनिटरी में, तो उसका ये सबको ही मालूम होता है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो विच वैल्यू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द आयोटा, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आयोटा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका हो जाएगा आयोटिक सेमिनुलर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस का, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था अभी के, अगर हम डीएनए पे काट लगाते हैं किसी जगह तो वो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे काट करता है तो उन सीक्वेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये आपने मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम माइलिन शीथ की बात करेंगे, तो माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पे आपको याद रखना है शॉन सेल्स और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो शॉन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, किसको, माइलिन शीथ को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बोर्ड्स, तो वो यूरिकोटिलिक एनिमल्स होते हैं, तो उनका हो जाएगा यूरिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड्स आर यूरिकोटिलिक एनिमल्स, ठीक। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ प्रोफेज पुष्ट, देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये मैं ट्रिक बताऊँगा आपको। पैच टीन जो होता है उसको मैंने ट्रिक बनाई थी, पैचअप, PACHUP, पैचअप, तो जहाँ पे जो ये होता है क्रॉसिंग ओवर होती है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का पैचअप हो जाता है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमेटिड्स की, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पैच टीन में हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द टारगेट ऑर्गन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज, तो वो हम सबको ही पता होता है, यहाँ पे किडनी होगा, क्योंकि तो यहाँ पे आपने रास मैकेनिज्म पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, तो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे सीधा किडनीज में टारगेट ऑर्गन होता है, किडनीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स लीड्स टू, तो इसका हो जाएगा ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया होता है जब हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो ये विटामिन डी की वजह से होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ए पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो जाएगा। देखो आप जब हम डायबिटीज़ इंसिपिडस पेशेंट होता है हमारे पास, तो उसको हम देखते हैं कि उसमें ADH हार्मोन जो होता है वो उसकी डेफिशिएंसी होते हैं, जिसकी वजह से वो आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ पेशेंट जो होगा वो उसको बहुत ज़्यादा ये प्यास लगती है, इसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और पॉलीयूरिया का मतलब है जब वो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा वाटर जो है रिलीज़ करता है, क्योंकि ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है ये किडनीज में वाटर रीअब्जॉर्बेट का काम करता है, इसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है किडनीज में, लेकिन अगर ये एब्सेंट रहेगा तो वाटर यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन की, तो इसमें लिखा गया है इन द लैक ओपेरॉन व्हाट हैपेंस व्हेन द एलोलैक्टेज बाइंड्स टू द रिप्रेसर, तो इसका आंसर है द रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, एलोलैक्टेज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर दैट चेंजेस द रिप्रेसर शेप अलोइंग RNA पॉलीमरेज टू एक्सर्ट द प्रमोटर, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से बनाए हैं यहाँ पे, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इनका रिवीजन कर लेना एक बार, और इन सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। जो आने वाली वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप तब आराम से उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।